हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लेविस नाटक। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मीडिया इन हिस्ट्री। ये सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए है जिसको एनईपी के तहत इंट्रोड्यूस कराया गया है। इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। आपके इस सब्जेक्ट से जितने भी यूनिट्स हैं उन सभी यूनिट्स से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम इस वन शॉट वीडियो में ही क्लियर कर लेंगे। ठीक है, कंप्लीट कर लेंगे। ये आपका जीई का सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर आप ये वीडियो पूरी लास्ट तक देख लेते हैं तो इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, आपको इन्हीं क्वेश्चंस को देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है? और उससे पहले एक मैं छोटी-सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ कि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर जॉइन करना है, जो कि एकलव्य स्नातक 1, जहाँ पे आपको सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है, साथ ही साथ सभी वीडियोज़ के पीडीएफ को भी हमें वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है? जो कि है एकलव्य स्नातक 1, ठीक है? तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर जॉइन कर लेना। तो आज का सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दैट स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय प्रेस की भूमिका क्या थी और प्रेस क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए, जब आप प्रेस का इतिहास खंगालेंगे, प्रेस के बारे में पढ़ेंगे ना, तो आपको कई ऐसे चीजें देखने को मिलेंगे। यदि अगर आप स्वतंत्रता आंदोलन की भी बात करें तो उसमें भी ना आपको प्रेस की भूमिका अपने आप देखने को मिल जाएगी कि किस तरीके से प्रेस जो थी सारे न्यूज को अखबारों के थ्रू, ठीक है, ये सारे लोगों तक पहुँचा रही थी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आज के दिन क्या हुआ, ठीक है? तो प्रेस की भूमिका जो है स्वतंत्रता आंदोलन में अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अति महत्वपूर्ण रही है, ठीक है? तो अगर हम बात करें स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय प्रेस ने जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका निभाई है, ठीक है? प्रेस ने आंदोलन के सभी चरणों में जनता को जागरूक किया है। आपने देखा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कितने सारे चरण हमने अपनाए थे, असहयोग हो गया, सत्याग्रह हो गया, ठीक है? इन सभी चरणों को लेकर क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, उसको लेकर जागरूक किसने किया? प्रेस ने ही लोगों को, जनता को जागरूकता फैलाई, ठीक है? और साथ ही साथ सामाजिक असमानता, अत्याचार और ब्रिटिश शासन जो है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला भी प्रेस ही था। प्रेस ने ही ये सारी चीज़ों को जो है सामने किया था, ठीक है? और पत्रकारिता ने ही स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाई है, ठीक है? यहाँ पे आप बड़े लिख लेना। बड़ी भूमिका निभाई है, ठीक है? जो कि जनता को उत्तेजित करती है और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देती है। जब आप उस टाइम के न्यूज़पेपर्स वगैरह को देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे आपको ऐसे-ऐसे कोटेशंस देखने को मिलेंगे, जिससे ना कि अगर आप पढ़ते हैं, तो उसके अंदर आपके अंदर अपने आप राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा होगी। इतने महत्वपूर्ण वहाँ पे कोटेशंस का यूज़ किया जाता था, ठीक है? तो उन शब्दों को लेकर, उन सारे इन्फॉर्मेशन से ना जनता को बहुत ज़्यादा उत्तेजित करने वाला जो था, वो प्रेस ही था, ठीक है? और प्रेस का अगर हम मतलब बताएँ, तो प्रेस जो है वो है कि मीडिया जिसमें समाचार, विचार, जानकारी जनता तक पहुँचती है, उसी को बेसिकली हम पर्टिकुलरली प्रेस कहते हैं, ठीक है? और प्रेस जो है वो नई दिल्ली के सचिव राजकुमार और अन्य नेताओं के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका रही है, ठीक है? जिसने लोगों में राष्ट्रीय आत्मभावना और स्वतंत्रता के प्रति समर्पण की भावना है उत्पन्न करी है, ठीक है? और प्रेस ने ही स्वतंत्रता की लड़ाई में, तो अंततः अगर हम बात करें तो प्रेस ने स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साझेदारी अपनाई रखी और जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूक करने में मदद करी, ठीक है? तो स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेस की अपने आप में ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि उस टाइम इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी तो नहीं थी कि आप लाइक घंटों में बहुत सारे अखबार छाप सकते हैं। उस समय थोड़ा-सा टाइम लगता था, ठीक है? थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग वो प्रोसेस होता था। उसके बावजूद जो मीडिया थी, प्रेस थी, उसने अपना काम इतने अच्छे तरीके से किया कि लोगों को टाइम टू टाइम न्यूज़ मिलते थे, ठीक है? और साथ ही साथ सभी इन्फॉर्मेशन मिलती थी जिसकी वज़ह से उनके अंदर जागरूकता की भावना आती थी और उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना जो है वो भी उत्पन्न होती थी और वो लोग जो है मिलकर अपनी स्वतंत्रता संग्राम में जो है मिल-जुल कर भाग निभाते हैं। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण विशेषता रही है प्रेस की स्वतंत्रता आंदोलन में, ठीक है? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन आई वुड से दैट अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? सो भारत में 1970 के दशक में की फ़िल्मों में एक शैली के रूप में मेलोड्रामा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी।
अगर आप उस टाइम के 1970 के दशक के मूवीज़ पर ध्यान देंगे, अगर आपने देखी हो, तो आप देखेंगे कि उस टाइम ना मेलोड्रामा जो था, वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता था। उस शैली में मेलोड्रामा का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता था, ठीक है? तो 1970 के दशक में अगर हम बात करें, तो भारतीय सिनेमा ने ना मेलोड्रामेटिक शैली का विस्तार किया। यही एक दशक था जिस समय जो है मेलोड्रामा का जो है विस्तार हुआ था, ठीक है? और इससे एक प्रमुख चरण इसको जो है एक प्रमुख चरण में बदल दिया गया था, ठीक है? और फ़िल्मों ने मेलोड्रामा का अपना महत्वपूर्ण स्थान था। वहाँ उस टाइम के जितने भी फ़िल्म बनते थे ना, उन सभी फ़िल्मों में मेलोड्रामा का अपना-अपना एक पर्टिकुलर सीन होता था, ठीक है? जो दर्शकों के भावनात्मक संवेदनशीलता को प्रेरित करता था, इमोशंस के साथ, ठीक है? और इस शैली में जो है कहानी और पात्रों के अभिव्यक्ति में अत्यधिक भावनाएँ होती थी, जो दर्शकों को गहरे रूप से प्रभावित करती थी। उनका एक्टिंग का ऐसा प्रोसेस होता था ना कि वो आपके जो भी ऑडियंस है उसको उसके सामने उसके इमोशन से वो कनेक्ट करती थी। उस समय के जो जितने भी भावनाएँ थी ना उसको कनेक्ट कर पाती थी, वो मूवीज़ जो थी, वो ऑडियंस से भी कनेक्ट कर पाती थी, उनको इतने अच्छे तरीके से उनको पोर्ट्रे किया जाता था। ठीक है? तो इस प्रकार जो है मेलोड्रामा का बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण अ, विशेषता रही है और मेलोड्रामा जो है फ़िल्में अक्सर समाज में उत्कृष्टता, न्याय और प्रेम के मूल्य पर बल दिया करती थी, जिससे क्या होता था दर्शक उनसे जुड़ने लगते थे बिकॉज़ जो रियल लाइफ़ में हो रहा है वही चीज़ें मूवीज़ वग़ैरह में दिखाई जा रही हैं, शो करी जा रही हैं और उसी इमोशंस के साथ कनेक्शन बनाया जा रहा है, तो उससे क्या होता था कि दर्शक जितने भी होते थे ऑडियंस, वो उनसे और भी बेहतर तरीके से जुड़ पाते थे, ठीक है? तो इस दशक की जो फ़िल्में होती हैं ना, जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती थी, जैसे कि हो गया उन्हें उत्कृष्टता और भावनात्मकता के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करती थी। उस टाइम की जब एक्टिंग देखेंगे आप एक्टर्स की, तो बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक और बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हुआ करते थे, ठीक है? तो कुछ ये इस तरीके से आप इस महत्वपूर्ण विशेषता को लिख सकते थे मेलोड्रामा का 1970 के दशक में, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 1857 के विद्रोह से 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम के गुजरने के लिए अग्रणी विकास का पता लगाएं। यहाँ पे मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं और साथ ही साथ अगर आप इन सभी आंसर्स को अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। ठीक है, ये जो हम देख रहे हैं वीडियो में ये वर्ड्स आपको एज अ की पॉइंट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के बाद अगर हम बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में जो है साम्राज्य स्थापित किया, ठीक है? और उसके लिए ना अपनी नीतियों को मजबूत करने का प्रयास किया और 1857 के बाद उन्होंने भारतीय साम्राज्य को सुरक्षित कर रखने के लिए विभिन्न कदम उठाए, विभिन्न चरणों का उपयोग किया, जिसमें वर्नाकुलर प्रेस जो है, वो भी अधिनियम भी शामिल था, जिसको 1878 में शामिल किया गया था, ठीक है? और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो है, उसने भारतीय पत्रकारिता को प्रभावित किया था, उसे नियंत्रित करने का प्रयास किया। इस अधिनियम के अंतर्गत जो अंग्रेजी के स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित करने वाली जितनी भी पत्रिकाएँ थी, उन पर सरकार को निगरानी बनाए रखने का अधिकार था, जिससे स्थानीय भाषाओं में पत्रकारिता को कमज़ोर किया गया और सरकारी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने में रोका गया। देखिए, उस टाइम क्या हो रहा था कि जो पत्रकार थे, जो प्रेस थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही थी, सारे डिटेल्स को बता रही थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ सारी बातों को बता रही थी, है ना? तो उस समय की जितनी भी सारी चीज़ें हो रही थी, तो उस समय जितने भी अंग्रेजी भाषा में जितने भी प्रकाशित हो रही थी पत्रिकाएँ, उन पर ना सरकार निगरानी रखने लग गई थी, ठीक है? और उनको वो अगर कुछ भी अगर वो अपने ऐड करना चाहते हैं अपनी पत्रकारिता में, तो बिना सरकार के मर्ज़ी के वो नहीं ऐड कर पाते थे। तो इससे क्या हो रहा था कि उस समय पत्रकारिता पे ना उनके भाषाओं पर, उनके प्रिंट करने की चीज़ों पर ना सभी पर उनको रोक लगाया जा रहा था एक तरीके से। इस तरीके से उस समय जो प्रेस था, उसको इस अधिनियम के तहत जो है कमज़ोर बनाया जा रहा था। ठीक है? और जिसके खिलाफ जो अगर उस प्रेस में सरकारी नीतियों के खिलाफ अगर आवाज़ उठाई जाती थी, तो उसको इस एक्ट के तहत जो है रोका जाता था और उनको ऐसा नहीं करने दिया जाता था, ठीक है? तो इससे क्या हुआ कि भारतीय समाज में विभिन्न वर्गों में विरोध हुए, आंदोलन उत्पन्न हुए, जिससे स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस एक्ट को तो बना दिया गया, परंतु इस एक्ट से लोगों के अंदर और भी ज़्यादा जो प्रेस था, मीडिया था, उस समय उस क्षेत्र में जितने भी वर्कर्स थे, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा उत्पन्न हुआ कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमारे पे रोक नहीं लगा सकते, प्रेस की स्वतंत्रता होना अनिवार्य है, ठीक है? प्रेस को रोका नहीं जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें। तो इस चीज़ ने ना और भी ज़्यादा लोगों के अंदर भावना उत्पन्न करी और इसने स्वतंत्रता संग्राम में और भी ज़्यादा भूमिका निभाई, ठीक है? तो यह था वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम गुजरने के लिए, ठीक है? सो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगेन कि चंदा समिति की प्रमुख सिफ़ारिशें क्या थी? ये एक समिति थी, ठीक है?
जो चंदा समिति की अगर हम बात करें तो चंदा समिति ने भारतीय संगीत, साहित्य और कला को संरक्षित करने के लिए एक म्यूजिक अकादमी की स्थापना करी थी चंदा समिति ने, ठीक है? और इसने राष्ट्रीय स्तर पर संगीत शिक्षा को बढ़ावा दिया, ठीक है? और इसके लिए विभिन्न-विभिन्न योजनाएँ बनाई, ठीक है? और समिति ने राष्ट्रीय स्तर पर गायक और संगीतकारों को पुरस्कृत करने के लिए पुरस्कार स्थापित किए। इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक अकादमी बनाई, म्यूजिक अकादमी, ठीक है? और लोगों को आकर्षित किया, उनके लिए विभिन्न योजनाएँ बनाई, विभिन्न पर्टिकुलर निर्माण बनाए, ठीक है? नियम बनाए और उन नियमों के तहत जो अच्छे-अच्छे सिंगर्स थे, ठीक है? उनको लाया गया, ठीक है? और उनको पुरस्कार भी दिया गया और उनको सम्मानित किया गया, ठीक है? और आगे और भी अच्छा करने के लिए उनको हेल्प भी करी गई, ठीक है? तो चंदा समिति ने भारतीय सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए कई पहल करे थे, ठीक है? और यह जो है नाट्य शास्त्र, कला, संगीत के क्षेत्र में शोध और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए साथी संगठनों के साथ मिलकर काम किया। इस तो चंदा समिति ने इन सभी क्षेत्रों में सहयोग बनाया, आपस में मिल-जुल कर उन्होंने काम किया और इस क्षेत्र को आगे डेवलप करने की कोशिश करी, ठीक है? तो ये थी चंदा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए स्ट्रगल में राजा राममोहन राय और जेम्स बकिंघम की भूमिका निभाई है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम राजा राममोहन राय और जेम्स बेकिंघम की बात करें तो इन्होंने अपने समय में प्रेस की स्वतंत्रता के स्ट्रगल में जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजा राममोहन राय भारतीय पत्रकारिता को प्रख्यात समर्थन और नीति निर्माता थे, ठीक है? भारतीय पत्रकारिता के और संवाद कौमुदी नामक पत्रकारिता की स्थापना की थी इन्होंने ही। और उन्होंने मीडिया को स्वतंत्रता और न्याय के लिए समर्थन किया था। मीडिया की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा लाइक हेल्प करी थी, समर्थन दिया था, ठीक है? और जेम्स बकिंघम की अगर हम बात करें, तो ये ब्रिटिश पत्रकार थे और नेता थे। उन्होंने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से पत्रकारिता की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई, ठीक है? और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है विरोध प्रकट भी किया। ये ब्रिटिश पत्रकार होने के बावजूद उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध भी प्रकट किया, ठीक है? तो उन्होंने लोगों को मीडिया के माध्यम से जागरूक करने के लिए संघर्ष किया और पत्रकारिता की स्वतंत्रता की रक्षा करने में अपना समर्थन दिया, ठीक है? सो इन दोनों नेताओं ने प्रेस को स्वतंत्रता और न्याय का सच्चा दूत बनाए रखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पर एक टिप्पणी लिखनी है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 भारतीय साम्राज्य के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था, जैसा आप सभी को पता है। और यह जो है भारतीय प्रेस को नियंत्रित करने का प्रयास था। अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस करके आए हैं कि कैसे इस नियम ने जो है भारतीय प्रेस को नियंत्रित करने को प्रयास किया, ट्राई किया। उन्होंने मतलब जितनी भी चीज़ छपनी है तो वो सरकार के अंतर्गत होनी चाहिए, सरकार को पता होना चाहिए कि क्या छपना है, ठीक है? और इस एक्ट के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाली जितनी भी पत्रकारिता थी, भले ही वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, उन सभी पर निगरानी बनाए रखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? और उन पर अधिकार प्राप्त कर लिया अपना उन्होंने और उन्हें साम्राज्य की नीतियों के खिलाफ लिखने पर प्रतिबंध लगा सकती थी। और इससे क्या होता था कि प्रेस की स्वतंत्रता को धीरे-धीरे कमज़ोर किया गया और जनता को जो है सत्ता के खिलाफ अपने विचार प्रकट करने में रोक दिया गया। हो रहा क्या था उस टाइम कि प्रेस में सारी चीज़ों को खुलेआम लिखा जा रहा था और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भी चीज़ें बताई जा रही थी। तो इससे क्या हो रहा था लोग थोड़ा जागरूक हो रहे थे। तो ब्रिटिश सरकार ने देखा ये तो अच्छी बात नहीं है, तो उसने क्या किया कि उस समय सारे पत्रकारिता पर निगरानी रखना स्टार्ट कर दिया। अगर उनको लगता था कि यह चीज़ नहीं छपनी चाहिए तो वो उसको नहीं मतलब अगर वो प्रिंट भी हो गई है उसके बावजूद वो उसको हटवा देते थे। तो इतने ज़्यादा वहाँ पे इस एक्ट के तहत जो है चीज़ें हो रही थी, ठीक है? और इससे क्या हो रहा था कि जो प्रेस थी वो धीरे-धीरे कमज़ोर होती गई और जनता को ना सत्ता के खिलाफ अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखने का जो मौका था वो उनसे छीन लिया गया। परंतु इसके आगे हुआ कुछ और कि लोगों को इस चीज़ से और भी ज़्यादा गुस्सा आया और इस चीज़ ने लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जागरूकता फैलाई और लोग स्वतंत्रता संग्राम में और भी ज़्यादा बढ़-चढ़ कर भाग लेने लग गए, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 1950 के दशक के दौरान रेडियो पर शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए वीवी केसर ने क्या कदम उठाए? अगर आप इस समय में अगर आप इतिहास को खंगालेंगे, तो आप देखेंगे कि इस दौरान जो रेडियो थे ना, उन पे शास्त्रीय संगीत बहुत ज़्यादा बजाए जाते थे और जिसके कारण लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गया था और ये लोकप्रिय बन गया था। तो इसमें वीपी केसर ने क्या योगदान दिया था, इसके बारे में आपको बताना है। तो 1950 के दशक में वीपी केसर ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को रेडियो पर लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कदम महत्वपूर्ण उठाए थे, ठीक है? पहला अगर हम बात करें तो म्यूजिकल
फेस्टिवल्स उन्होंने रेडियो पर शास्त्रीय संगीत को प्रमोट करने के लिए म्यूजिक फेस्टिवल्स का आयोजन किया, ठीक है। यहाँ पे म्यूजिक फेस्टिवल्स है, ठीक है, तो इन सभी को आयोजित किया और जिसने प्रमुख शास्त्रीय संगीतकारों को बुलाया। एक म्यूजिक फेस्टिवल आयोजित करते थे और उसमें जितने भी अच्छे महत्वपूर्ण संगीतकार हुआ करते थे प्रमुख, जिनको लोग जाना करते थे, उनको बुलाते थे, ठीक है, और उनसे गाना गवाते थे, ठीक है। तो लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने क्या किया, रेडियो कार्यक्रम में लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन का आयोजन किया, जिससे क्या होगा, यहाँ पे आप इसको कट कर देना। ठीक है, उन्होंने आयोजित किया इस प्रोग्राम को और जिससे क्या हुआ, जितने भी शास्त्रीय संगीत थे उन्होंने अपने प्रशिक्षण को जनता के बीच पहुँचाया कि उन्होंने चीज़ों को कैसे सीखा, वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, ठीक है? और उनके अंदर क्या-क्या मतलब चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से वो यहाँ तक पहुँच पाए हैं। ये सारी मतलब आप कह सकते हैं अपनी प्रेरणादायक विचारों को उन्होंने वहाँ पे शेयर किया और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण म्यूज़िक्स को भी गाया। नेक्स्ट रेडियो कंपोजिशंस उन्होंने एक और उत्कृष्ट संगीतकार को बुलाया, रेडियो कंपोजिशन आयोजित किया जिसने नए रचनात्मकता को प्रोत्साहित किया। अगर कोई नए तरीके का म्यूजिक आ रहा है, कोई चीज बन रही है, तो उसके जो नई क्रिएटिविटी है उसको उन्होंने प्रोत्साहित किया, ठीक है। और युवा कलाकारों का समर्थन, जितने भी युवा कलाकार उस समय आ रहे थे उनको भी इस आयोजन के थ्रू जो है हेल्प करी गई, समर्थन दिया गया, सपोर्ट किया गया, ठीक है। उन्होंने युवा और नए कलाकारों का समर्थन किया और उन्हें रेडियो पर सार्वजनिकता प्राप्त करने का जो है अवसर भी दिया, ठीक है। तो इन कदमों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को रेडियो पर प्रमुख स्थान पर पहुंचाने में सहायक होते हुए इसे लोकप्रियता प्रदान करने में मदद करी, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार ये इम्पोर्टेंट रही है किसकी, अ, वीपी केसर जी की, जिन्होंने इतने सारे कदम उठाए जिसकी वजह से क्या हुआ कि भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है रेडियो पर प्रमुख स्थान बनाने में सक्षम हो पाया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं दूरदर्शन, डिजिटल मीडिया और ऑल इंडिया रेडियो। अगेन मैं आपको कहूँगी ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन तीनों को आप ज़रूर करके जाना। ठीक है, दूरदर्शन की अगर हम बात करें, तो दूरदर्शन जो था भारतीय टेलीविज़न का पहला और सबसे प्रमुख मीडिया एजेंसी था, जिसने भारत में 1959 में स्थापित किया गया था जिसको, ठीक है? और इसका मुख्य उद्देश्य अगर हम बात करें तो जनता को शिक्षा देना, मनोरंजन कराना और समाचार प्रदान कराना था। दूरदर्शन ने भारतीय समाज को अनगिनत रंगमंच प्रदान किए। स्टार्टिंग में तो केवल सैटरडे, संडे आई गेस कार्यक्रम आते थे उसमें, ठीक है? जिसमें लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ती थी देखने के लिए उसको, क्योंकि वो पहला टेलीविज़न हुआ करता था। तो लोगों के अंदर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। ठीक है, इन सारी चीज़ों को लेके। तो जिससे क्या होता था कि सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव को समझने में मदद मिलती थी। वहाँ पे कुछ ऐसे कार्यक्रम आते थे जिससे लोगों को शिक्षा भी मिलती थी, उनका मनोरंजन भी हो जाता था। ठीक है, सो दूरदर्शन के माध्यम से अगर हम बात करें तो जनता को नैतिकता, साहित्यक और विज्ञान में सुधार करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम प्रदान किए जाते थे। इसके माध्यम से जो बच्चे थे उनको शिक्षा और मनोरंजन के साथ-साथ विशेषज्ञता के क्षेत्र में जागरूकता किया जाता था। ठीक है, हालाँकि अगर हम बात करें डिजिटल मीडिया के आगमन के बावजूद दूरदर्शन का महत्व अभी तक बना हुआ है। यह निरंतर नई तकनीकों का समावेश करता है ताकि यह आधुनिकता के साथ कदम से कदम मिला सके और दर्शकों को आकर्षित कर सके। ऐसा नहीं है कि अगर डिजिटल मीडिया आ गई है तो इसके बाद दूरदर्शन का जो है महत्व वो कम हो गया है। परंतु दूरदर्शन ने अपने आप को इस तरीके से ढाल लिया है कि उसका महत्व जो है अभी तक बना हुआ है। ठीक है, अगर हम डिजिटल मीडिया की बात करें, तो डिजिटल मीडिया जो है उसने अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्रांति लाई है। इसमें क्या हुआ, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग, वेबसाइट, पॉडकास्ट्स, है ना? एंड अन्य डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं शामिल हैं। डिजिटल मीडिया में अगर हम बात करें तो समाचार, मनोरंजन, शिक्षा, व्यापार, इवन दो अगर आप किसी भी सेक्टर में किसी भी तरीके का न्यूज़ पाना चाहते हैं, तो आपको जस्ट एक क्लिक में सर्च करना है, आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है? सो यह जो है बहुत ही ज़्यादा अद्भुत विकास है, जिसने समाचार को व्यक्तिगत रूप तक पहुँचाने में संभावना बढ़ाई है और लोग अपने विचार और अनुभव जो है साझा करने का मौका जो है लोगों को दिया है डिजिटल मीडिया ने, ठीक है? हालाँकि इसके प्रोस एंड कॉन्स अपने-अपने हैं, ठीक है? और अगर हम ऑल इंडिया रेडियो की बात करें, तो ऑल इंडिया रेडियो जो है भारत का सबसे प्रमुख रेडियो नेटवर्क है, ठीक है? और जनसंख्या के बड़े हिस्से तक पहुँचने में सक्षम रहा है। तो ऑल इंडिया रेडियो जो है भारत में बहुत ही ज़्यादा प्रमुख रेडियो नेटवर्क है, जिसने लाइक जन बहुत बड़ी संख्या तक लोगों प पहुँचने के लिए बहुत ही ज़्यादा सक्षम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है? इससे क्या होता है कि भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों के लोगों को ना समृद्धि और शिक्षा के लिए जागरूक किया है। लाइक रे ऑल इंडिया रेडियो ने इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिससे लोगों को ना कई सेक्टर्स में, कई क्षेत्रों में जो है समृद्धि और शिक्षा के लिए जागरूकता मिली है, उन्हें अवेयर किया है, ठीक है? तो ऑल इंडिया रेडियो की भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रही है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है
ब्रिटिश भारत में प्रेस सेंसरशिप पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, अगर हम ब्रिटिश सेंसरशिप की बात करें, तो ब्रिटिश जो है वो भारत में प्रेस सेंसरशिप ने भारतीय समाज के मीडिया क्षेत्र में एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल समय को दर्शाया है, जिस समय प्रेस को जो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान प्रेस को शक्तिशाली रूप में नियंत्रित किया गया और राजा मंत्रियों के आशीर्वाद से ही खबरों का प्रसारण किया जाता था। अगर जब तक उनको सरकार से अगर परमिशन नहीं मिलती थी, वो उन सभी चीज़ों को जो है नहीं सामने रख पाते थे। सरकार ने असुरक्षित विचारों, आलोचनाओं के खिलाफ संबंधित जितने भी खबर थे ना, उनको दबाया और उनको प्रकाशित नहीं होने दिया। और इसी के साथ-साथ उन्होंने अपनी राजनीति अधिकारों को बचाने का भी बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया, जिससे उन्होंने अपने अपने जितने भी सरकार के जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उसको प्रकाशित नहीं होने दिया जनता के आगे और जनता को इन सभी चीज़ों से वंचित रखा गया। इस दौरान क्या हुआ कि प्रेस को अगर वो चीज़ छप भी जाती थी, तो रातों-रात उनसे पूरी चीज़ हटवा दी जाती थी। उनको डबल-डबल मेहनत करना मतलब उनके उनका जो अधिकार था प्रेस जो स्वतंत्र होनी चाहिए, उस अधिकार को छीना जा रहा था। तो यह चीज़ जो है प्रेस सेंसरशिप के दौरान करी जा रही थी। तो प्रेस सेंसरशिप का मतलब ही बेसिकली ये होता है कि प्रेस पर अपने अधिकार सरकार के द्वारा बनाए रखना और सारी निगरानी रखना विदाउट सरकार के गाइडेंस कह लीजिए या फिर अगर जब तक सरकार उस चीज़ के लिए हाँ नहीं बोलती है, तो वो चीज़ उस प्रिंट में उस प्रेस में छपेगी नहीं। तो ये है प्रेस सेंसरशिप, ठीक है? तो यह प्रेस सेंसरशिप ने जनता को सच्चाई से वंचित किया और स्वतंत्रता संग्राम में जागरूकता को कमज़ोर किया। इसके बावजूद भारतीय पत्रकारिता ने संग्राम की बाधाओं के बावजूद आज़ादी के बाद विकसित होकर वैश्विक मीडिया क्षेत्र में अपनी जगह बना ली। इसके बावजूद ना देखिए अगर आप भारतीय पत्रकारों के बारे में देखेंगे ना, तो बहुत इंटेलिजेंट हुआ करते थे। वो कुछ ना मतलब बातों को घुमा के लिख देते थे या कुछ ऐसे कार्टून बना देते थे, जिससे लोगों को ना चीज़ें समझ में आ जाती थी, सेंसरशिप के बावजूद, ठीक है? तो मतलब उसके बावजूद जब सेंसरशिप हटी, तो उसके बावजूद जो है उसके बाद जो है वैश्विक मीडिया की तरह हमारे प्रेस ने काम किया और बहुत ही बड़े पैमाने पर इसने अपनी जगह बना ली। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स कि राष्ट्रीय वाणिज्यिक और ग्रामीण स्तरों पर रेडियो प्रसारण के बारे में लिखिए। राष्ट्रीय वाणिज्यिक स्तर पर रेडियो का प्रसारण एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो एक देश के देश भर में जनता के तक संदेश पहुंचाती थी और ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बौद्धिक संरचनाएं, मनोरंजन प्रदान करती थी। रेडियो का वाणिज्यिक स्तर पर पूरे देश में लोगों को एक साथ जोड़ता था और उन्हें एक मीडियम के माध्यम से जानकारी देने का सामाजिक स्थान प्रदान करता था। तो अगर हम वाणिज्यिक तौर पर देखेंगे तो रेडियो में ना एक ही समय पर एक इन्फॉर्मेशन दी जाती थी हर एरिया में, ठीक है? तो इससे क्या होता था कि विभिन्न-विभिन्न क्षेत्र के लोग जो थे, वाणिज्यिक स्तर पर कनेक्ट कर पाते थे। साथ ही साथ अगर हम ग्रामीण स्तर पर बात करें, तो रेडियो का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साधन है, जो दूरस्थ और असुविधाजनक क्षेत्रों में जनता को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पहुँचाता था, ठीक है? क्योंकि गाँव के एरिया में इन सभी चीज़ों का मिल पाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। परंतु रेडियो जब से आया, तो गाँव के क्षेत्रों में भी उन सभी इन्फॉर्मेशंस को शेयर किया गया, मनोरंजन दिया गया, ठीक है? तो गाँव में स्थानीय विवादों से लेकर कृषि तक विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किए करने का माध्यम जो है वो रेडियो बना और लोगों को समाचार और जानकारी के साथ-साथ रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों की जानकारी भी प्रदान करने का माध्यम रेडियो ही रहा उस समय, ठीक है? सो इसके माध्यम से सामूहिक समृद्धि और विकास में सहायक होता है और ग्रामीण भारत को आधुनिकता की ओर प्रवर्तित करने में मदद करता है, ठीक है? तो अगेन आपको इस स्लाइड को देख के पता चल गया होगा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। आप सभी ने चार्ली चैपलिन का नाम तो आई गेस सुना ही होगा, राइट? तो उन्हीं से रिलेटेड आप कह लीजिए जिन्होंने ही मूक फ़िल्म जिसको हम साइलेंट मूवी कहते हैं, ठीक है? साइलेंट मूवी का अगर हम कार्यक्रम बोले या चलन बोले, तो चार्ली चैपलिन के थ्रू अगर आप नाम देखेंगे तो चार्ली चैपलिन जो है वो फ़ेमस ही इसलिए थे बिकॉज़ वो साइलेंट मूवीज़ में काम करते थे और विदाउट कुछ बोले मतलब किसी भी वर्ड का प्रोनंसिएशन नहीं करते थे वो, उसके बावजूद बिना कुछ बोले वो इतनी सारी बातों को सामने दर्शकों के रख देते थे और दर्शक उनसे कनेक्ट भी कर पाते थे। तो इस वज़ह से चार्ली चैपलिन फेमस भी बहुत ज़्यादा थे, ठीक है? तो अगेन हमें इस क्वेश्चन में यही बताना है कि जो मूक फ़िल्में थी जिनको हम साइलेंट मूवीज़ भी कहते हैं, उसके युग में स्वतंत्रता की पूर्व संध्या तक भारतीय सिनेमा ने विकास की गति का पता लगाया कैसे? तो देखिए, भारतीय सिनेमा का विकास जो है मूक फ़िल्मों के युग से स्वतंत्रता संध्या तक एक बहुत ही अद्भुत यात्रा रही है। जब तक मूक फ़िल्मों का प्रारंभ हुआ था और जब तक हमने स्वतंत्रता प्राप्त करी, उस दौरान
उस प्रक्रिया के दौरान बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत यात्रा जो भारतीय सिनेमा की रही है, ठीक है? मूक फ़िल्मों का काल अगर हम देखें, तो लगभग 1913 से 1947 तक रहा है, जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य में जब तक भारत जो था, वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था, उसके अंतर्गत था, ठीक है? इसके बाद जब स्वतंत्रता हुई, तो उसके बाद का काल जो है साहित्यिक, समाज और सांस्कृतिक परिवर्तनों के साथ संबंधित विषयों पर आधारित फ़िल्मों का चलन हुआ, ठीक है? स्वतंत्रता के बाद जो भारतीय सिनेमा थे, उसने नए-नए और विभिन्न मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे कि आत्मनिर्भरता, राष्ट्रवाद, सामाजिक और बदलाव लाए। व्यक्तिगत रूप से समृद्धि, इन सभी चीज़ों पर फ़ोकस किया। इसमें सलील चौधरी, ठीक है? मंगेश रज़ा मीर, गुलज़ार श्याम, इन सभी का नाम आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है? और ऋचा शर्मा जैसे निर्देशक और कलाकारों का योगदान जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा, जिससे कि है स्वतंत्रता में भी फ़िल्मों ने योगदान निभाया। तो इस समय की फ़िल्मों ने भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को दर्शनीयता के साथ प्रस्तुत करती थी और साहित्यिक और सांस्कृतिक मौद्रिक ता का उदाहरण देती थी। तो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि मूक फ़िल्में क्या होती हैं? ठीक है, जिनमें किसी वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता था। वो बिल्कुल साइलेंट मूवीज़ होती थी, बस कैरेक्टर रोल प्ले करते थे, बोलते नहीं थे कुछ भी, ठीक है? और तो उस दौरान से लेकर स्वतंत्रता तक भारत का क्या चरण रहा है भारतीय सिनेमा का, वो कुछ इस तरीके से आप इस आंसर को पोर्ट्रे कर सकते थे, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अगेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में डिजिटल मीडिया की बढ़ती प्रमुखता के संदर्भ में साइबर सुरक्षा के संबंधित चिंताओं पर चर्चा कीजिए। तो देखिए, जैसे-जैसे सोशल मीडिया का चलन बढ़ रहा है, डिजिटल मीडिया आगे बढ़ रही है, उसी के साथ-साथ साइबर क्राइम भी बढ़ रहे हैं, राइट? तो साइबर क्राइम के बढ़ते हुए को देखते हुए आपको पूछा गया है आपसे कि साइबर सुरक्षा जिसको हम साइबर सिक्योरिटी भी कहते हैं, उस चीज़ को लेकर आपको यहाँ पे चिंता व्यक्त करनी है कि क्या-क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो भारत में अगर हम बात करें, डिजिटल मीडिया की बढ़ती प्रमुखता ने साइबर सुरक्षा को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनौती बना दिया है। क्योंकि कई बार तो साइबर सिक्योरिटी भी कन्फ्यूज़ हो जाती है कि ऐसे-ऐसे क्राइम भी हो सकते हैं, ठीक है? तो साइबर क्राइम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उस चीज़ को लेकर साइबर सिक्योरिटी भी जो है अपने आप में बढ़ रही है, ठीक है? तो इंटरनेट और सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग के साथ साइबर खतरों का सामना करना आम बात हो गया है, ठीक है? व्यक्तिगत जानकारी की चोरी हो जाना, ठीक है? ऑनलाइन फ़िशिंग करना, ठीक है? और सोशल इंजीनियरिंग और रैंसमवेयर और साइबर बुलिंग जैसे हमलों का सामना करना, लाइक किसी के बारे में भी कोई भी रॉन्ग खबर चली जा रही है, किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस की लाइक चोरी हो जा रही है, किसी का लाइक उसको सिक्योरिटी उनके अकाउंट को हैक कर लिया जा रहा है। ये सारे काम जो है बहुत ज़्यादा आम हो गए हैं, ठीक है? सो इस चीज़ को लेकर सरकार ने जो है साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए कई नीतियाँ बनाई हैं, ठीक है? और कई कदम उठाए हैं। लेकिन यह भी आम जनता की जागरूकता और साइबर हैक यहाँ पे लिख लेना हैक के खिलाफ समर्थन की आवश्यकता है। साइबर सुरक्षा अब एक कौशल बन चुका है जिसमें लोगों को अपनी ऑनलाइन सुरक्षा का सावधानीपूर्वक रूप से प्रबंधन करना है, उसके लिए जागरूक करना है। इस चीज़ को लेकर जो है साइबर सिक्योरिटी जो सेक्टर है उनके साथ-साथ लोगों को भी जागरूक होना बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने लाइक पर्सनल चीज़ों को लेकर, ठीक है? जब आप कोई भी चीज़ शेयर करते हैं और कोई भी चीज़ अगर आपको ऐसे कदम उठाने चाहिए आपको भी पर्सनली जिससे कि आप साइबर से क्राइम से जो बच सकें और साइबर सिक्योरिटी को भी इसमें हेल्प हो सके, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना था। तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप कि हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे आपको सभी समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको कोई किसी सब्जेक्ट की वीडियो बनवानी है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर इफ पॉसिबल हम ट्राई करेंगे उसको बनाने का, ठीक है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।